क्लास में जो लास्ट लेक्चर था क्लास वाइस क्लियर, थैंक यू एंड थैंक यू आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, बिकॉज यहाँ पर वॉइस क्वालिटी और जो वीडियो की क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो क्लास हम यहाँ पर आज लर्न करेंगे, एक नया चैप्टर है। कल वाले चैप्टर को कल मैंने जो आपको मतलब क्लासिकल थ्योरी कराया था, जूनियर थ्योरी बोलते हैं, वो खत्म हो चुकी है। आज आपको मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसे इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी बोलते हैं। और ये जो इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है बेटा, ये आपके एमईसी 2 में भी काम देगी और एमईसी 4 का पार्ट है। एमईसी 4 में भी इसको पढ़ना है और एमईसी 2 में भी इसको पढ़ना है, तो दोनों पेपर में आपको ये थ्योरी आनी है। एक मिनट बेटा प्लीज। एक मिनट, अभी क्लियर हुआ होगा क्लास? ओके, क्लियर हुआ होगा क्लास? आवाज़ नहीं आ रही होगी, अब क्लियर हुआ होगा। देखिए बहुत ध्यान से समझना है बेटा और स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क्स की ये थ्योरी है। 20 मार्क्स का ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस आता है और इस 20 मार्क्स को समझ लेने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस के साथ आप बने रहिएगा। देखो मैंने आपको कई थ्योरी पढ़ाई, आज का ये जो थ्योरी है आप साथ के साथ नोट करते जाइए, क्योंकि जब आप नोट करते जाएंगे तभी सारे पॉइंट क्लियर होंगे जैसे मुझे लगता है। तो सबसे पहले आप लिखिए इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल। और जो इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है इसके नाम से ही आप देख लीजिए, हम बात कर रहे थे इंडोजीनियस और एक्सोनियस। तो इंडोजीनियस का मतलब क्या हुआ क्लास? इंडोजीनियस का मतलब होता है कि जो इंटरनल है। तो इस थ्योरी में ऐसा क्या है कि इस थ्योरी को हम इंडोजीनियस थ्योरी बोलते हैं। तो इस थ्योरी से पढ़ने से पहले आपको जो पहले बार इस थ्योरी पढ़ाया था, कल जो पढ़ाया था आपको थ्योरी, वो थ्योरी नॉलेज होना चाहिए। जब वो थ्योरी आपको पता है तो आपको ये थ्योरी समझ में आएगी। तो उस थ्योरी को आप रिकॉर्डेड वीडियो है उसको आप देख लेना जिन्होंने क्लास नहीं लिया हुआ है। यस, इंटरनल इफेक्ट बोलते हैं क्लास। तो जिन लोगों ने क्लास नहीं लिया था उसको देख लेना। बाकी मैं एक बार रिवाइज नहीं करूँगा लेकिन लिंक करते हुए, बशर्ते आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा क्लास। देखो आपको बताना है पहले कि ये इंडोजीनियस है, वो इंटरनल इफेक्ट है। जैसे कल वाली थ्योरी जो एक्सोनियस थ्योरी पढ़ाया था आपने, जिसे हम न्यू क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, जिसे हम सोलो और मीड के मॉडल की बात करते हैं, वो ये कहता है कि किसी कंट्री का ग्रोथ इस पर डिपेंड करता है। तो उसने बताया कि किसी कंट्री का ग्रोथ जो है उस कंट्री का सेविंग रेट पे डिपेंड करता है, कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है और इसके साथ साथ उस कंट्री की पॉपुलेशन और डिप्रेसिएशन पे डिपेंड करता है। यानी कि जो हमने इक्वेशंस बनाया था कल आपको, वो यही दिखाता है कि वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन ये थ्योरी बोलती है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर भी, एक्सटर्नल फैक्टर क्या, इंटरनल फैक्टर क्या होता है क्लास? जैसे आपने सुना होगा रिसर्च, इनोवेशन या लर्निंग बाय डूइंग, कि जो काम कर एफिशिएंसी आ जाती है जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई या ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो यानी कि ये वेरिएबल ऐड कर देंगे जब हम इसमें पिछले वाली थ्योरी में ह्यूमन कैपिटल ऐड कर देंगे। वो किसकी बात करता है? वो फिजिकल कैपिटल की बात करता है।
लेबर कैपिटल की बात करता है। अब यहाँ पर हम लेबर की इफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि लेबर की इफिशिएंसी बढ़ा देंगे तो वो इंडोजीनियस हो जाएगा। मतलब लेबर जो कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस थ्योरी को दो तरीके से समझना है, लेकिन कभी कभी आपसे एग्जाम में क्लास ऐसा पूछ लिया जाता है कि दोनों थ्योरी का डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इंडोजीनियस और एक्सोजिनियस थ्योरी। 5 मार्क्स में पूछ लिया गया आपसे, तो आप क्या लिखेंगे? तो मैं पहले डिफरेंस बताऊंगा, जब डिफरेंस समझ में आएगा तो थ्योरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो क्लास मेरे साथ 1 बाय 1 चीज़ें पढ़ते रहना, समझते रहना, लिखते रहना। देखो मैंने आपको बताया था कल कि जो पिछली थ्योरी थी उसमें एजम्पशंस क्या थी, कुछ याद है? उसकी एजम्पशंस थी क्लास कि मैं लिखते जाता हूँ, आप भी लिखते जाइए। उसकी एजम्पशन थी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, डिमिनिशिंग है। क्यों? उसने बताया था कि भैया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिमिनिशिंग है पिछली थ्योरी ने। और उसने बताया था दूसरा कि एपीसी बराबर एपीएस रहेगा और एमपीसी बराबर एमपीएस रहेगा। ये भी बताया था उसने कि एपीसी और एमपीसी दोनों उस थ्योरी में इक्वल थी। अच्छा, तीसरा उसने कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। क्या रहेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। तीसरा उसने बताया था चौथा कि वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन रहेगी। क्या रहेगी क्लास? परफेक्ट कंपटीशन रहेगी। जहाँ परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का रहेगा। एक दो चीज़ें और मैं भूल रहा हूँ। वो कहता है कि एक्सटर्नल फैक्टर फोकस करेंगे। हाँ, वो कहता है कि सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। ये कहता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। और वो बोलता है कि पॉपुलेशन एक रेशियो से बढ़ रही है। वो सब थ्योरी में आपने पढ़ा था, लेकिन ये थ्योरी इसका अपोजिट है। क्यों? वो ये कहता है कि मार्जिनल प्रोपेस्टेड टू, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन नहीं होती है। क्यों मानता है? ये बोलता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो एक लेबर की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी नहीं। जब ह्यूमन कैपिटल बेटर हो जाएगा, टेक्नोलॉजी बेटर हो जाएगी, तो जो हमने पढ़ा था क्लास, ध्यान समझना, ग्राफ भी समझते जाना साथ साथ, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि वो कहता है कि ये क्या था? y था, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k था, ठीक। वो बोलता है कि एक टाइम के बाद ये डिक्लाइन होगा। इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी नहीं, एक्सोजिनियस। पिछली थ्योरी में वो बोला था कि y जैसे जैसे लेबर कैपिटल रेशो बढ़ेगा, ठीक है, कैपिटल लेबर रेशो बढ़ेगा, वो डिक्लाइन होगा। फिर बोला था कि सेविंग रेट भी फंक्शन होता है किसका? y का। तो सेविंग भी फंक्शन ऑफ y का है, ये भी फॉलिंग होता है। हम पिछली थ्योरी बता रहे हैं पहले आपको। इसके बाद ये क्लास बोलता है कि जो n+d है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, n+d है यानी कि k है, वो अपवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन यहाँ पर इस लेवल, एक सर्टेन लेवल से पहले देखो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, तो जहाँ पर इक्विलिब्रियम है उससे पहले सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग है। तो यानी कि इसी पर इक्वल हो रहा है, ओके। और ये y/L था क्लास, ठीक है, और ये आपका क्या था? सेविंग अपॉन y का रेशो था। क्योंकि देखो पिछली थ्योरी समझ में आएगी तभी अगली थ्योरी समझ में आएगी, पहले बता दे रहा हूँ आपको।
तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा कैपिटल लेबर रेशियो का एक पॉइंट था जहाँ पर इक्विलिब्रियम था, ये स्टडी स्टेट था। अब आपको करना क्या है, मैं बताना क्या चाहता हूँ, आपको बताना ये चाहता हूँ क्लास कि ये कौन सी थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, सोलो मॉडल है, इसे इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी बोलते हैं, सॉरी एक्सोजियस थ्योरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहरी फैक्टर की बात कर रहा है, ये सेविंग रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करता है, ठीक है। अच्छा तो क्लास लेकिन ये थ्योरी कौन सी, इंडोजीनियस थ्योरी, इसका अपोजिट हो जाती है। और याद रखो एक चीज़ और बताया था आपको कि ये थ्योरी बोलती है कि कन्वर्जन हो जाएगा। कल आपको कन्वर्जन पढ़ाए थे, तो आपको कन्वर्जन थ्योरी में बताए थे कि कंडीशनल कन्वर्जन और अनकंडीशनल कन्वर्जन, मतलब कि जब ये सेम रेशो से कैपिटल लेबर रेशो सेम रहेगी तो एक पुअर कंट्री रिच कंट्री को पीछे छोड़ देगी। तो सोलो मॉडल ने तो ये बता दिया था, लेकिन इस मॉडल ने, इंडोजीनियस मॉडल ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया जैसे आप अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो हर कंट्री रिसर्च करेगी, हर कंट्री रिसर्च करेगी, अपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगी, तो वो भी तो और आगे प्रोडक्शन करेगी। तो ये कन्वर्जन की बात जो है सही नहीं निकली, मतलब क्रिटिसिज्म का पार्ट हो गया। अच्छा अब आपको बताना क्या है मुझे, तो 3 चीज़ समझ लीजिए क्लास। पहली बात, अब वो डिमिनिशिंग की बात नहीं करता और डिमिनिशिंग रिटर्न की बात नहीं करेगा, वो बोलेगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कौन बात करता है? इंडोजीनियस। तो देखो मैंने लिख रखा, प्रोडक्शन फंक्शन टू शो कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए कैपिटल, ओके, देन प्रोडक्शन फंक्शन स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहां पर प्रोडक्शन फंक्शन क्या था क्लास? डाउनवर्ड स्लोपिंग था, पहले इंक्रीज है फिर स्लोप डाउन हो गया है। लेकिन इंडोजीनियस ने बोला कि प्रोडक्शन फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? क्यों? क्योंकि इन्होंने माना था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिमिनिशिंग है, कि जैसे जैसे लेबर को आप बढ़ाएंगे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है क्लास? फॉल होती जाती है एक टाइम के बाद। लेकिन इस थ्योरी ने कहा फॉल नहीं होगी, क्योंकि वो इनोवेशन करेगा, रिसर्च करेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगा। अभी हम आगे आपको 3 इसके पार्ट हैं, एरो मॉडल, लूकस मॉडल और लूकस, एरो, सेन, और एक और है कोई, अभी बात बताता हूँ। तो कहने का मतलब है कि हमें अलग अलग मॉडल पढ़ेंगे। इस मॉडल में कई मॉडल हैं, लेकिन अभी मैं कंबाइंड माइंड में आपको कंबाइंड प्रीव्यू दे रहा हूँ कि आप माइंड में सेट कर लीजिए कि आया चीज़ें कहाँ से आई है, ये बातें निकल के कहाँ से आ रही हैं। तो पहली बात तो डिफरेंस आपको पता चल गया कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग की बात करता है, यह स्ट्रेट लाइन की बात करेगा। मैं इसको मिटाऊं थोड़ा सा, मुझे कुछ बनाना है। क्लास नोट कर लिया होगा क्लास, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बेटा बोलो। अच्छा दूसरी बात देखो क्लास, मैंने लिखा है कि सेविंग इज एवरीवेयर, सेविंग इज एवरीवेयर ग्रेटर देन रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो सेविंग रेट को कांस्टेंट मानता है। उसने प्रोडक्शन फंक्शन को कांस्टेंट नहीं माना, उसने सेविंग रेट को भी कांस्टेंट माना, क्योंकि इंडोजीनियस ने सेविंग रेट को कांस्टेंट माना है और एक्सोजियस ने यहाँ पर क्या है, दोनों फॉलिंग है। लेकिन उस मॉडल ने, दूसरे मॉडल ने
थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, बाद में इसको फिर से समझाऊंगा। भी मैं मिटा रहा हूँ आपको, साथ के साथ बना देंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, इसने बोला y is equal to function of k, y is equal to function of k। फिर बोला उसने कि सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आल्सो के। मतलब वो बोलता है कि सेविंग रेट यहाँ पर फॉल होगा। क्यों? क्योंकि जब जीडीपी फॉल हो रही है, उसकी लेबर की प्रोडक्टिविटी फॉल हो रही है, तो नो डाउट कि सेविंग रेट भी फॉल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसने बोला कि जब हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मान रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल समझते होंगे क्लास, कि जितना आप लेबर और कैपिटल जिस रेशो में बढ़ाएंगे उसी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। इसे कैपिटल आउटपुट मतलब उसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फिर बोलता है कि n प्लस डी ये भी क्या होगा क्लास, इसके नीचे रहेगा हमेशा। ओके, तो जब नीचे रहेगा क्लास तो ये तीन तरह का ग्राफ बनाता है, और ये तीनों को अब इसका स्टडी स्टेट है। तो ये बोलता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को पीछे छोड़ देगी, आपको कल बताए थे। तो लेकिन इस केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। तो आपसे मैं जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंडोजीनियस एक्सोजीनियस, या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी, तो इसको हम मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं क्लास। क्लासिकल थ्योरी पिछले वाली है न्यू क्लासिकल। तो चाहे न्यू क्लासिकल और थ्योरी बोला जाए या एक्सोजीनियस थ्योरी और इंडोजीनियस थ्योरी बोला जाए, दोनों एक ही है। पहली बात। फिर आपके अगर आता है कि दोनों को डिफाइन कीजिए, तो आपको सिंपल डिफाइन करना है कि ये परफेक्ट कंडीशन मानता है, ये इम्परफेक्ट कंडीशन मानता है। ये कहता है कि मोनोपोली, यहाँ कहता है कि किसी के पास पावर नहीं होती है, यहाँ पर बोलता है कि ये मोनोपोली पावर आएगी, क्योंकि यहाँ पर एकाधिकार होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल कंपनियाँ होती हैं। ये बोलता है कि यहाँ पर डिक्लाइन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी, ये बोलता है यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का भी डिक्लाइन नहीं होगी। ये थ्योरी बोलते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ये कहता है कि प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड जाएगा। इसमें बोलता है कि सेविंग फंक्शन भी आल्सो होगा, सेविंग फंक्शन ऑलरेडी अपवर्ड होगा। ठीक है, ये कहता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट किसी एक पॉइंट पर इक्वल रहेंगे, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि सेविंग ऑलवेज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट रेशियो, सेविंग हमेशा ऊपर है। ठीक है, क्यों? अब हम आगे आपको डिस्कस करते हैं। क्यों? ये कहता है कि सेविंग एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। जब आपकी भैया सेविंग एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट भी उसी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, जीडीपी भी उसी कांस्टेंट रेशो से बढ़ेगा। इसकी बात करता है। फिर ये कहता है कि इस थ्योरी में कन्वर्जन का सिद्धांत लागू होता है, और इस थ्योरी में कन्वर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता। इतना समझ में आ गया? अच्छा, पहले ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अच्छा, एक बात और निकल के आती है। अब बात आती है कि मेन डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। तो मेन डिफरेंस आ रहा है वो इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल पे आ रहा है। तो वो कहता है, ध्यान समझना, एक फंक्शन लिखता हूँ कि क्लास वो बोलता है कि किसी कंट्री का किसी टी टाइम में जो जीडीपी होता है वो 3 फंक्शन पे डिपेंड करता है, 3 वेरिएबल पे। किस पे कहता है क्लास? तो एक था क्लास हमारा केटी, एनटी और मान चलो एटी। इसका मतलब क्या था क्लास
कि किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ होता है, किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है, उस कंट्री के कैपिटल पे, उस कंट्री की लेबर पे और उस कंट्री की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा। ये 3 वेरिएबल हैं, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। यानी कि वाई टी का मतलब एक सर्टेन टाइम पे जीडीपी कितना होगी। इस जीडीपी कितना होगी ये डिपेंड करेगा कि कैपिटल कितनी है, लेबर कितनी है और एग्जिस्टिंग जो है टेक्नोलॉजी कैसी है। अब ध्यान समझना, यहाँ पर एक और स्टेप जाने वाला हूँ। वो कहता है कि अगर लेबर बढ़ा दीजिए, कैपिटल बढ़ा दीजिए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद डिक्लाइन होगा। ये थ्योरी किसकी थी? न्यू क्लासिकल की थी। लेकिन ये कहता है कि अगर हम कैपिटल और लेबर को बढ़ाते हैं, अगर टेक्नोलॉजी उसी के साथ अपग्रेड करते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्रोडक्शन हमारा अपवर्ड जाएगा, जो इसकी बात करता है। अच्छा, इसकी बात करता है। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है क्लास, मैं बहुत डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ, मैं 4-5 बुकों से पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। तो ये थ्योरी कहती है कि यार हर कंट्री के पास और हर फर्म, कंट्री के पास बहुत सारी फर्में होती हैं। जैसे इंडिया में मान चलो बहुत सारी फर्में हैं जो उसी चीज़ को प्रोडक्ट कर रही हैं, लेकिन यार कोई एक ही कंट्री है, एक ही कंपनी होगी जो इनोवेशन करेगी, रिसर्च पे खर्चा करेगी, उसको ब्रांड को चेंज करेगी, उस ब्रांड को दे करके दूसरी कंपनियां भी उसको फॉलो करेंगी। या मान चलो पहले मेड इन जापान आता था, ध्यान से समझना, पहले में मेड इन जापान आता था, तो मेड इन जापान की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हमारे कंट्री से मेड इन जापान तो गायब ही हो गया। अब मेड इन चाइना हो गया, चाइना को भी हम अडॉप्ट करके अपने यहाँ बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज पहली बार तो चाइना ने इनोवेशन किया ना, या हो सकता है चाइना और कंट्री से इनोवेशन किया हुआ, साउथ कोरिया किसी और कंट्री से लिया हुआ जिसकी टेक्नोलॉजी बेटर है। तो इसका मतलब इनोवेशन तो एक फर्म करती है, लेकिन उसका फायदा सभी फर्मों को मिलता है। भाई देखो, अब गूगल ने पहले गूगल मीट बनाया, तो एक कंपनी ने बनाया ना, लेकिन इस गूगल मीट का फायदा जितनी भी कंपनियां हैं आज चाहे मीटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सब फायदा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी की नहीं है यार। वो कहता है कि पब्लिक गुड की डिफिनेशन क्या होती है? नॉन ड्राइवेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं और किसी को आपके यूज करने से किसी एबिलिटी कम नहीं होगी। ध्यान समझना, मैं कहना क्या चाहता हूँ। पब्लिक गुड्स वो होता है जो नॉन ड्राइवेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन ड्राइवेबल होता है कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं या जो चीज़ आपके पास है उसे आप मुझे यूज़ करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि आपको देख करके मैं भी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की से मैंने आपको देख करके मैंने उसे मॉडिफाई, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया। तो ध्यान रखना, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इनोवेशन क्या है क्लास, और रिसर्च क्या है। इनोवेशन कि पहली बार कोई इन्वेंट किया गया, तो रिसर्च क्या होता है, उसी पर फिर से सर्च करके कुछ मोटिवेट कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि जब एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो वो टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोर होता है, तो सारी फर्में क्या है, इसको अडॉप्ट करेंगी। तो कहने का मतलब एक फर्म कोई चीज़ जनरेट करेगी तो उसका फ़ायदा सारी फर्मों को मिलेगा। ये कहना ये चाहता है कि टेक्नोलॉजी पब्लिक गुड्स है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन ड्राइवेबल है, इसलिए फ़ायदा सबको मिलता है। तो उसने एक अलग से इक्वेशंस बनाया। अब इक्वेशंस बनेगा क्या क्लास, YIT, टी टाइम में आई का मतलब यहाँ पर फर्म है। क्या क्लास? आई का मतलब फर्म है। ठीक है? कोई एक फर्म है, उसने क्या किया क्लास, KIT, उस फर्म के पास जो टेक्नोलॉजी है, टी का मतलब होता है करंट टाइम,
कंट्री को सेम टेक्नोलॉजी बनाने में टाइम गैप लगेगा, दैट इज अनदर इशू। बट हम देखो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या समझ रहे हैं क्लास? टेक्नोलॉजी का मतलब कोई मशीन नहीं है। टेक्नोलॉजी मतलब न्यू आइडियाज़, न्यू वर्किंग मेथड, ठीक है, न्यू इनोवेशंस, उसकी बात कर रहा है। तो ये कहता है कि एक फर्म दूसरी फर्म को अडॉप्ट कर लेगी और दूसरी फर्म जो बनाएगी वो उसको अडॉप्ट कर लेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि AYIT लिखना है इक्वल टू KIT, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बेटा क्लास। हम लिखना है KYIT इक्वल टू KIT NIT और AT। अब आप बोलेंगे क्लास कि आपने सर ए के सामने क्यों आया? तो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि टेक्नोलॉजी किसी की नहीं है, टेक्नोलॉजी सबकी है। तो एक इक्वेशंस बनाइए, ठीक है। अब हम आपको मेन पॉइंट पे ले चलते हैं का जो न्यूमेरिकल फाइंड कैसे फाइंड करना है। मैं बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं सिंपल वे में लेके चलता हूँ। एक मेन टॉपिक आपको बताऊंगा, वही आपको एग्जाम में उतना ही लिख देना है, उतना ही एक्सप्लेन कर देना है, सारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आप ये लिख देंगे, ऊपर वाला इक्वेशन लिख देंगे। अब देखिए हमने इसको समझा दिया, दोनों का गैप समझा दिया, इंडोजीनियस होता क्या है समझा दिया, इंडोजीनियस के बट कॉपीराइट्स, ओके कॉपीराइट मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। आप बहुत आगे चले गए क्लास, अभी मैं 3 थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर वहाँ बताऊंगा कि कॉपीराइट क्या है, किस तरह से पेटेंट होता है, कैसे होगा। हम उसको लूकस की थ्योरी में पढ़ेंगे। तो वी हैव 3 थ्योरी, ठीक है। अभी हम पॉल रोमा की थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद लूकस की थ्योरी है, फिर एरो की थ्योरी है, क्योंकि 3 थ्योरी में जा करके हम आपको डिस्प्लेन करेंगे कि जो आप ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि पेटेंट होगा, कॉपीराइट होगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, ठीक है, वो सब मैं आपको आगे समझाता हूँ। अभी आप यहाँ पर आइए क्लास कि जो इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, ये समझ में आ रहा है। अच्छा होता है क्लास, डिफरेंस समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप इस पोर्शन पे आइए, एक दूसरा पोर्शन आपको समझना है, थोड़ा सा मैं मोड़ रहा हूँ इसको। देखो क्लास मैंने क्या लिख रखा है, YAK का मतलब है क्लास, मैं थोड़ा सा यार फिर से, ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा। देखो क्लास y इक्वल टू AK लिखा मैंने, क्यों लिखा है? y यहाँ पर प्रोडक्शन है, A क्या है? A को मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कैपिटल माना है, मतलब थोड़ा सा मैं इसको यही लिख देता हूँ, y इक्वल टू AK, ठीक है। अब देखो y यहाँ पर प्रोडक्शन है, क्या क्लास प्रोडक्शन है, पूरा y छोटा वाला y है। इस y का मतलब क्या है कि इस y का मतलब है डेल्टा y अपन y, मतलब प्रोडक्शन, प्रोग्रेस, आउटपुट। A का मतलब यहाँ पर है क्लास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, A का मतलब है यहाँ पर है MPK, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जो कि हमने कांस्टेंट माना है, क्योंकि हमें थोड़ी देर पहले बताए कि इसको इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में कांस्टेंट मान लिया गया है, ठीक है, ओके, इसको हमने कांस्टेंट माना है। दूसरा है K का मतलब है कैपिटल स्टॉक, K का मतलब है कैपिटल स्टॉक, इसका मतलब क्लास ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये y है ना, ये y है, ये AK है,
ए के है, कि कहता है कि जब हमारा कैपिटल बढ़ेगा, क्या है यहाँ पर के है, यहाँ पर के है, ठीक है। तो जैसे के इंक्रीज होगा हमारा वाई इंक्रीज होगा, जब के इंक्रीज होगा तो वाई इंक्रीज होगा, लेकिन कांस्टेंट रेशो की बात कर रहा है कि उसी रेशो में बढ़ेगा। और आपको पता है कि जब प्रोडक्शन फंक्शन आपका जीरो से स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जब आपका प्रोडक्शन फंक्शन जीरो से स्टार्ट होगा तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट को शो करता है, ठीक है। अच्छा, फिर बोलता है तो आपको ये प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ये हो गया प्रोडक्शन फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो आपने पिछले इंडोजीनियस थ्योरी में कई चीज़ें पढ़ी हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वहाँ जाके देख लेना है। आपको लिखना है कि बेटा डेल्टा क्या होता है, कैपिटल कितना चेंज हो रहा है। और हम आपको पढ़ाए थे जो कैपिटल चेंज होता है वो कहाँ से आता है, जो सेविंग होती है वही आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर डेल्टा के क्या है क्लास, ये कहाँ से आया, छोटा यस लिख रहा हूँ। यहाँ जो स्मॉल यस है वो क्या है, सेविंग रेट है, क्या है, सेविंग रेट है, जो कि कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट माना है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे आप, यहाँ पर ए कांस्टेंट है, ए का मतलब यहाँ पर है एमपी के, जो कि कांस्टेंट है। और स्मॉल यस लिखते हैं, स्मॉल यस जो है ये सेविंग रेट है, सेविंग रेट है, जो कि ये भी कांस्टेंट है। तो सेविंग रेट भी कांस्टेंट है और कैपिटल भी कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान से समझना क्लास कि जब आपकी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट है तो इनकम भी उसी रेशो से बढ़ रही है, और जब इनकम उसी रेशो से बढ़ रही है तो सेविंग भी उसी रेशो से इंक्रीज होगा, और सेविंग अगर उसी रेशो से इंक्रीज होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी उसी रेशो से ही इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा डेरिवेशन कर देना है कि डेल्टा के इक्वल टू एस वाई, और ये एस वाई को ऐसे भी लिख सकते हैं एस ए के। बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि y की जगह पे हम ए के लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ y है ना, y की जगह पे ए के हम पुट कर सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। और ये इक्वेशन क्या दिखाता है क्लास, ये इक्वेशन दिखाता है आपका क्या है, सेविंग फंक्शन। तो आप एक सेविंग फंक्शन भी ड्रा कर दीजिए। इसे लिखेंगे आप डेल्टा के इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू एस ए के भी लिख सकते हैं। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। हो गया बेटा। अच्छा, अब आइए तीसरा। अब याद रखो अच्छा एक चीज़ और है बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो चेंज आएगा यहाँ के से के कट जाएगा, क्योंकि देखो ए का मतलब क्या है क्लास, ए का मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकाले थे पिछली क्लास में, याद है, याद नहीं है, अरे हम कैसे निकालते थे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कैपिटल कैसे निकालते थे, कैसे निकाले थे यार, डेल्टा के, अच्छा हाँ, डेल्टा के अपान के, देखो थीटा इंटू डेल्टा के अपान के, थीटा क्या था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी था, तो निकाले थे हम डेल्टा के इंटू के अपान वाई, ऐसा कुछ निकाले थे पिछली क्लास में, ठीक है। तो यानी कि हमारे कहने मतलब है कि इसको हमने थीटा माना है, क्या थीटा, और इन्होंने क्या माना है, ए माना है, यहाँ पर हम इसको ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ए लिख दिया,
ठीक है, तो यानी कि के की जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, के की जगह पे ए लिख सकते हैं क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही है जीडीपी ग्रोथ को दिखाती है। भाई यहाँ पर लेबर नहीं लिया उन्होंने, यहाँ पर लेबर कैपिटल को मिला के कैपिटल ही मान लिया, क्योंकि लेबर भी एक क्या है, कैपिटल है हमारी, और जो इनपुट है मतलब टोटल इनपुट को उन्होंने के माना है, लेबर और कैपिटल अलग से डिसाइड नहीं किया है। तो आपको क्या लिखना है क्लास, ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा के अपान के, ठीक है, आपको बताया था डेल्टा के अपान के को लिखेंगे यस अपान ए, क्यों, क्योंकि सेविंग रेट ही है जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, सेविंग रेट कितना हुआ और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितना हुआ, जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कैपिटल का ग्रोथ निकल आएगा, ठीक है। अच्छा है, फिर क्या करेंगे, और आपको पता है कि आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है क्लास, के पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर से लिखते हैं आउटपुट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, आउटपुट इज ए प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, तो मतलब है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के, हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, क्योंकि देखो डेल्टा के जितना के बढ़ेगा उतना वाई भी बढ़ेगा, तो इस पर हम लिखेंगे डेल्टा वाई अपान वाई ग्रोथ, और इसको लिखेंगे डेल्टा के अपान के कैपिटल की ग्रोथ, ओके। तो ये दोनों किस पर डिपेंड कर रहा है, ये दोनों सेविंग रेट और कैपिटल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिपेंड कर रहा है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे एस ए, सेविंग रेट जितना रहेगा इनटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा, और ये बराबर कितना होता है, ये रेशो, तो इस रेशो के बराबर कर देंगे जो कि इस रेशो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास, इसका मतलब ये हुआ कि हायर सेविंग होगी तो हायर आउटपुट होगा, और सेविंग कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा, तो इस इक्वेशन को ऐसे निकाल दिया आपने, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा बात मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं आपको फिर से इतना डेप्थ में नहीं ले जाना चाहता, आप एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है डेल्टा वाई अपान वाई पता है क्लास, फिर लिखते थे थीटा इंटू डेल्टा के अपान के प्लस 1 माइनस थीटा, ओके, इंटू डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा ए अपान ए। ये क्या था क्लास, कुछ याद है आपको, ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन पिछली थ्योरी का था कि जो जीडीपी की ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन ग्रोथ है, जो आउटपुट की ग्रोथ है, वो डिपेंड कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पे और कैपिटल की ग्रोथ पे, प्लस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू लेबर की ग्रोथ पे, की ग्रोथ पे। ये हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो अब हमने कुछ और ही निकाल लिया है, हमने कुछ और निकाल लिया है। अच्छा, फिर हमने एक चीज़ और पढ़ा था लास्ट में, स्टडी स्टेट, यस, एक गुप्ता, आई डोंट नो क्या नाम है, एक गुप्ता, सही बता रहे हैं, ये हमारा स्टडी स्टेट था, उस टाइम का उनका था। तो दो चीज़ समझना है, हमने अब an प्लस डी छोड़ दिया है। अब देखो ये कहता है, फिर हमने वहाँ पर लास्ट में क्या पढ़ा था क्लास, लास्ट में जो भी पढ़ा था, अब लेकिन इनका इक्वेशंस क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू एस ए माइनस एन प्लस डी। बोलोगे सर आपने कहाँ से ला दिया ये,
तो मैंने कुछ नहीं किया, उसी इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में लिख दिया कि भैया ये किसके अकॉर्डिंग है, ये इंडोजीनियस के अकॉर्डिंग है, और सॉरी क्लासिकल के अकॉर्डिंग है। इंडोजीनियस के अकॉर्डिंग क्या है, इसके बराबर क्या आ गया भाई, इसके बराबर क्या आ गया, ये आ गया, क्या आ गया, ये रख दिया। और ये क्या है, सेविंग रेट एंड मार्जिनल पोर्टफोलियो ऑफ कैपिटल है, माइनस करना है, यानी कि सेविंग के साथ पॉजिटिव रिलेशन निकल गया, आपको इतना दिखा देना है, सेविंग के साथ पॉजिटिव रिलेशन निकल गया, माइनस एन प्लस डी, एन क्या थी क्लास, अरे एन थी पॉपुलेशन की ग्रोथ, ठीक है, क्या नहीं, जिस रेशो से पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि देखो उस थ्योरी में क्या पढ़ा था आपने क्लास कि सेविंग रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशन आएगा, ठीक है, फिर आपने पॉपुलेशन के साथ पढ़ा कि निगेटिव रिलेशन आएगा, तो पॉपुलेशन के साथ यहाँ भी निगेटिव रिलेशन आएगा, ठीक है, प्लस डिप्रिसिएशन ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसके साथ निगेटिव है, माइनस निगेटिव का साइन है N2K। तो अब ये कहता है लेकिन सेविंग के साथ, लेकिन ये क्या होगा, ऑलवेज सेविंग, ये ऑलवेज सेविंग से कम रहेगा। तो हमने आपको पहले बताया था कि सेविंग रेट इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट रेट रिक्वायर से तो कम रहेगा। तो इसमें इस क्लासिकल बनाएंगे आप, एक नया ग्राफ बनाएंगे और इसको लिखेंगे आप N+D की, जो कि हमेशा सेविंग से नीचे रहेगा। ये क्लास आगे चलें। बेटा ये पूरा का पूरा इक्वेशंस मैं बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव भी करता तब भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो मैंने ज़्यादा ड्राइव ना करके सीधे रख दिया है, चीज़ों को आप समझ लेना है। तो आपको ये इक्वेशंस लिख देना है, मतलब 1 2 3 4 5 इक्वेशंस लिख करने के बाद आप एक ग्राफ बना देना। जब आप ग्राफ प्रेजेंट करें तो ये दिखाएगा कि सब में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। आकांक्षा, ओके, ए गुप्ता मतलब आकांक्षा, थैंक यू। तो आगे चलें हम, इसको मैं मिटाता हूँ, क्लास पूरा का पूरा मिटाता हूँ, और अब आपको बताता हूँ कि इसके 3 अलग अलग, जो इस थ्योरी को बनाने वाले 3 अलग अलग ने अपनी विचारधाराएं दी हैं, उसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, आप उसको सेपरेट पढ़ेंगे। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के लुकस मॉडल को दिखाइए या मॉडल दिखाइए, ठीक है, या पॉल रोमर का मॉडल दिखाइए, तो आपको इंडिविजुअल लिखना है। या एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तीनों इकोनॉमिक्स का नाम देकर पूछा जाता है कि इनकी थ्योरी को दिखाइए, ठीक है। अगर किसी का नाम नहीं दिया जाता है और बोलता है कि इंडोजीनियस थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, तो क्लास मैंने जितना बताया है आपको यही इंडोजीनियस थ्योरी है, और इसी को आप एक्सप्लेन कर देंगे, फुल मार्क्स मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सारे पॉइंट्स यही लिखने हैं आपको, इसके एजम्पशंस बतानी है, इसका न्यूमेरिकल बताना, डेरिवेटिव बताना है, इसका अल्जेब्रिक डेरिवेटिव बताना है, इसका ग्राफ प्रेजेंट करना है, और न्यू क्लासिकल थ्योरी से इसका क्रिटिसिज्म कर देना है। यही पूरा का पूरा थ्योरी था, ये तो बेस थ्योरी का था, ठीक है। उम्मीद करता होगा। अब हम इसके 3 पार्ट्स हैं उस पर चलते हैं, इसको आप मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्लास मिटा दूं बेटा, आप बोलो भाई, ओके। बहुत शॉर्टकट में चलेंगे हम। क्लास लिखिए, देखो सबसे पहले आपको 3 मॉडल बताता हूँ क्लास,
हम 1 बाय 1 मॉडल पढ़ते जाएंगे और एक एक मॉडल को मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, आप लिखिए पहले, चलो एरो मॉडल। ARR दिख रहा होगा बेटा, ARROW, एरो मॉडल, एरो मॉडल। इसको बेटा बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मॉडल, लर्निंग बाय डूइंग, करते करते सीख। ठीक है, तो मैं पहले इसका फार्मूला देखो, मेन पॉइंट लिख करके समझाता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, क्योंकि मुझे MEC4 भी पढ़ाना है। ठीक है, उसके लिए हम अलग से लेक्चर रखेंगे अभी आपका। ठीक है, लिखते हैं YI, जैसे मैं लिख रहा हूँ पहले आप नोट कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। YI का मतलब यहाँ पर फर्म है, इज इक्वल टू AKFKILI। देखो क्लास, यहाँ पर जो I है, I का मतलब फॉर्म है। ठीक है, I देखो, YI का मतलब है फॉर्म्स आउटपुट, फॉर्म्स का आउटपुट है। KI का मतलब यहाँ पर है क्लास कैपिटल स्टॉक, मतलब एक फर्म के पास कितना कैपिटल स्टॉक है और एक फर्म का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। और LI का मतलब है क्लास लेबर स्टॉक, मतलब एक फर्म के पास कितना लेबर का स्टॉक है। अब देखो क्लास, दो चीज़ बताते हैं आपको। एक चीज आपने सुना होगा क्लास, एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज सुना होगा आपने, पब्लिक गुड्स सुना आपने, पब्लिक गुड्स। तो देखो पहले आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से बना, बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं। आप किसी फैक्ट्री में पहली बार काम करने जाते हैं, या पहली बार कोई काम करते हैं, या जैसे आपके पास नया कोई मोबाइल आता है और आप उसको ऑपरेट करना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब उसको बार बार चलाते रहते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो आपको क्या होता है, उसको ऑपरेट करना अच्छी तरह से आपको आ जाता है। मतलब जब आप पंगे लेते रहते हैं तो कुछ ना कुछ सीख जाते हैं और आपको उसमें आउटपुट आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो एरो ने फोकस किया है कि किसी कंट्री की ग्रोथ, किसी कंट्री की ग्रोथ जो है वो उस कंट्री की लर्निंग बाय डूइंग पे डिपेंड करेगी। और लर्निंग बाय डूइंग क्या है, वो इंटरनल है, इंडोजीनियस है। क्या है क्लास, इंडोजीनियस है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली निकल के आ रही है। आपने पढ़ा होगा जब प्रोडक्शन फंक्शन, तो प्रोडक्शन देखा होगा कि आपको ये बोला गया था क्लास, ठीक है, कि ये टीपी जहां पर हाई होता है, टीपी जहां हाई होता है वहां पर क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। और मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो आप फर्स्ट स्टेज में उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होती है। सेकंड स्टेज में जाकर के उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है?
क्यों प्रोड्यूसर हमेशा सेकंड स्टेज में काम करना चाहता है? आपने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है ना, तो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, तो सेकंड स्टेज में प्रोड्यूसर क्यों करना चाहता है? क्योंकि लेबर की इफिशिएंसी आ जाती है। लेबर जैसे जैसे हायर करता है उसकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती जाती है। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो कहता है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बेटर होती जाएगी। और जब प्रोडक्शन बेटर होगा, ध्यान समझना, एक बात बड़ा डीपली नॉलेज रखना है आपको, कि जब एक लेबर की प्रोडक्टिविटी हमने इंक्रीज करके नहीं बढ़ाया, हमने लेबर नहीं बढ़ाया, हमने कैपिटल नहीं बढ़ाया, लेबर भी वही है और कैपिटल भी वही है, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग, काम करते करते सीख लिया। जब लर्निंग बाय डूइंग हो गया तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? क्लास बढ़ गई। और जब उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जब उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेबर की हो या कैपिटल की हो, अगर लेबर और कैपिटल की दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, किसकी वजह से? लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी को मेजर किए थे और इसकी प्रोडक्टिविटी को मेजर किए थे थीटा से, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों की प्रोडक्टिविटी को हमने के मान करके हमने कहा ए, और ए का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की हो गई। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ी, क्यों इंक्रीज हुई कैपिटल? क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया, वर्किंग कंडीशन चेंज हो जाती है, वर्क मतलब प्रोडक्टिविटी उसकी चेंज हो जाती है। तो देखो, अब मुझे इसमें दो चीज़ बताना है आपको, ध्यान से समझना। इस इक्वेशन को समझ लिया होगा, अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई करना है सर। ऑप्टिमम यूज ऑफ लेबर, यस, ऑप्टिमम यूज ऑफ, हमने इसी मॉडल को, इसी चीज़ को इसने चेंज किया है। देखो ए का मतलब क्या है क्लास? ए का मतलब यहाँ पर है टेक्नोलॉजी, समझ रहे ना? अच्छा, ये है कैपिटल लेबर है। अच्छा, तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, वाई आई इज इक्वल टू ए के आर आई के आई एल आई। मतलब अब देखो क्लास, ध्यान समझना, बहुत ही थोड़ा सा डेप्थ में जाना है। देखो आर आई का मतलब क्या है? आप रिसर्च मान लीजिए यार, एक फर्म है, एक इसको हम बोलिए फर्म बना, एक फर्म है और ये फर्म के पास एक ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है। क्या है? ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसने एक रिसर्च किया, इनोवेशन किया, और जैसे इनोवेशन किया तो कैपिटल और लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ध्यान समझना एक ही बात भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमने एक फर्म है, एक फर्म का प्रोडक्शन चेंज हो गया, मान चलो डेल्टा वाई आई हो गया, ये वाई से आई क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, उसी को यूज़ करके उसने क्या किया? एक रिसर्च किया। क्या किया? रिसर्च किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करके कुछ ऐसा किया कि लेबर की और कैपिटल की दोनों की प्रोडक्टिविटी बेटर हो गई। यानी कि के आई, जैसे हम लिखेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और इनटू के, ये क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब सेम कैपिटल है। फार्मूला क्लियर नहीं हुआ सर? अरे भाई मैं दोबारा बताता हूँ। फार्मूला ये है क्लास, ध्यान समझना, फार्मूला सिंपल ये है कि उसके पास एक ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है,
या मान के चलो ऐसे समझ लीजिए यार, मैं लेबर हूँ, ठीक है, ये मोबाइल क्या है, ये कैपिटल हो गया। अच्छा, और हम जिसके थ्रू पढ़ा रहे हैं, गूगल मीट के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, ये ए हो गया। तो ऑलरेडी यूट्यूब है, ये यूट्यूब हो गया, ये मैं हो गया, और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसा रिसर्च करें हम या फर्म, कुछ ऐसा रिसर्च करे कि इस यूट्यूब पे जो हम सर्विस दे रहे हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं, वो सर्विस और बेटर हो जाए, यानी कि मेरी इफिशिएंसी और बढ़ जाए, मेरी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए। तो क्या ये इनोवेशन नहीं हुआ? ये लर्निंग बाय डूइंग नहीं हुआ? करते करते मैंने कुछ और सीख लिया। जब मैंने करते करते कुछ और सीख लिया तो लेबर और कैपिटल दोनों की प्रोडक्टिविटी, अच्छा रिटर्न क्लियर नहीं है सर, अरे वाह, ठीक है। तो देखो लेबर और कैपिटल की सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं आप सिंपल सा बताना चाहता हूँ कि जब हम लेबर की और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे लर्निंग बाय डूइंग करके, तो आपका प्रोडक्शन बेटर होगा। जब प्रोडक्शन बेटर होगा क्लास, तो क्या होगा कि जब आपका प्रोडक्शन बेटर हो जाएगा तो कुछ चीज़ें हैं जो बताने आपको, फिर से मैं निकालता हूँ, ब्लर है, ओके, मैं फिर से निकालता हूँ क्लास। देखिए y इक्वल टू ए के फंक्शन ऑफ आर आई के आई एल आई, ठीक है। अभी दोबारा लिख दे रहा हूँ, स्क्रीन क्लियर नहीं है सर। क्या क्लियर हुआ क्लास? दिस क्लियर? क्लास क्लियर हुआ? ओके, देखिए y इक्वल टू ए के फंक्शन है आर आई के आई एल आई का। मैं इसको लिख दे रहा हूं, दोबारा आपने बोला है तो देखो यहां पर वाई आई का मतलब है क्लास आउटपुट, ए का मतलब है यहां पर पब्लिक स्टॉक ऑफ नॉलेज, पब्लिक स्टॉक ऑफ LEDGE, नॉलेज है बेटा, फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि पब्लिक स्टॉक ऑफ नॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है से करके जो पब्लिक के पास नॉलेज है वो ऑलरेडी ए है, ओके। और क्या है बेटा जी, आर आई का मतलब यहाँ पर है स्टॉक ऑफ रिजल्ट, स्टॉक ऑफ रिजल्ट्स, और के आई का मतलब है यहाँ पर है क्लास कैपिटल, और एल आई का मतलब है क्लास यहाँ पे लेबर। अब क्लियर हुआ क्लास? बेटा आप क्लियर हो गया? तो आपको बताना क्या है क्लास? बताना ये है कि एरो कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग है, और लर्निंग बाय डूइंग से का मतलब होता है कि वो कुछ रिसर्च करके, रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा, तो लेबर और कैपिटल्स तो है ही है, एक नया रिजल्ट आएगा, मतलब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों की बेटर होगी। जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बेटर होगी तो टेक्नोलॉजी और बेटर होगी। लर्निंग बाय डूइंग आइडियाज़ आएगा, न्यू थॉट आएगा, न्यू स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा। तो क्या होगा, इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्लास?
इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमने टेक्नोलॉजी को पब्लिक गुड्स माना है तो पब्लिक में भी जाएगा, दूसरे फर्में भी इसको अडॉप्ट करेंगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर पब्लिक गुड्स है तो कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे पब्लिक गुड्स माना है इंडोजीनियस थ्योरी ने, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी की नहीं होती है, उसको तोड़ मोड़ के और तरीके से बनाता है। तो कहने का मतलब है कि लर्निंग बाय डूइंग करके, एक आइडिया दे करके, तो क्या होगा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों के बेटर होगी तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, सेविंग रेट बढ़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, ठीक है, सब कुछ बेटर होगा। तो ये लूकस ने किस पर फोकस किया है, इंडोजीनियस का पहला पार्ट है लूकस एरो थ्योरी, और एरो ने फोकस किया है लर्निंग बाय डूइंग पे। तो एग्जाम में आप एरो की थ्योरी लर्निंग बाय डूइंग करना है और उसमें आपको ये क्वेश्चंस लिख करके एक्सप्लेन करना है कि एरो जो है लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है कि जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके, लेबर और कैपिटल को यूज़ करके, अपडेट करके और प्रोडक्ट को बेटर करना है, ठीक है, प्रोडक्ट को बेटर करके सर्विस को बेटर करना है, ठीक है क्लास। तो ये से आप नोट कर लीजिए, इसे बोलते हैं हम एरो मॉडल, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, क्लियर हुआ। और दूसरा क्लास देखो, दूसरा भी ऐसे है, अगर मैं एक काम करूं, यहां पर एक काम करूं, ध्यान समझना, बहुत ही सिंपल बताता हूं। यहां पर लिखना आपको रोमर मॉडल, रोमर मॉडल, ठीक है। और जब रोमर मॉडल लिखेंगे तो आप इसको मिटा देना, रोमर का ROMER, ओके। जब आप रोमर मॉडल लिखेंगे तो क्या करेंगे क्लास, सिंपल सा बताता हूं आपको, यहां लिख देंगे, इसको मॉडल को बोलते हैं नॉलेज इज इनपुट, ठीक है, लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट, यस, गुड गुड गुड, इसको लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या बोलेंगे इसको KNOWLEDGE, ठीक है, लर्निंग नॉलेज इज इनपुट, या इसी को बोलिए, या इसी को आप बोलिए बेटा जी लर्निंग बाय डूइंग, सॉरी, लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट, ओके, लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट, इसी को आप बोल सकते हैं। देखो क्लास, इसी को बोलते हैं लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट। अब इसी इक्वेशंस को ध्यान से रखना, इसी इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, अरे बाप रे यार, आप इसी इक्वेशंस को लिख देंगे लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट, और सारी चीजें इसी तरीके से समझा देंगे आप, तो लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट थ्योरी हो जाएगी क्लास है, ठीक है। क्लास इसका एक पार्ट रह जा रहा है और वो है लूकस का मॉडल, और अभी नहीं पढ़ा सकता आपको क्योंकि जो है बैटरी डिस्चार्ज हो रही है क्लास।
क्लास लर्निंग बाय डूइंग तो हो गया, लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट हो गया। एक थ्योरी थी और थी क्लास आपको पढ़ाना है लूकस का मॉडल। सर ग्राफ नहीं बनाना, नहीं इसमें ग्राफ नहीं है, आप वही ग्राफ दिखा सकते हैं जो पहले आपको बताए थे, ठीक है। तो क्लास एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मतलब मैं आपको इसका जो एक पार्ट रह गया लूकस का मॉडल, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे या कल आपको बताता हूँ कि किस टाइम हम पढ़ सकते हैं, तो हम वहाँ पर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। इतना आप बहुत हो गया, सफिशेंट हो गया, ओके। तो क्लास देखिए आपको क्या क्या लर्न करा दिया, थोड़ा सा सुन लीजिए। आपको पहले डिफरेंस बताने हैं दोनों में, इंडोजीनियस में और एक्सोजिनियस में। इंडोजीनियस के इक्वेशन बताने हैं, ग्राफ बताने हैं और उसका क्रिटिसिज्म बताना है, ठीक है। इसके बाद इसमें से लूकस, एरो और रोमर को बताना है। तो लूकस को मैं बाद में करा दूंगा, बैटरी हो गई डिस्चार्ज, ठीक है। क्लास आप लोगों की क्लास भी होगी अगली अभी, तो आप लोग अपनी क्लास ले लीजिए, आधा घंटा पहले छोड़ देते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद। और कोई क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। ओके, आरआई की एक्सप्रेशन बता दो। आरआई मतलब रिसर्च, आप जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो रिसर्च करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा, आरआई के मतलब यहाँ पर है कि रिजल्ट जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा और उसको हम लेबर कैपिटल पे यूज़ करके प्रोडक्शन करेंगे। इसी को दोनों तरीके से